हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएड एंड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज के लिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं और अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना है तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं और जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन 1974, या जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IEDC 1974। ठीक है, तो टॉपिक है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में। बीएड में अगर आपके डीएलएड में है, एमएड में है, या आप किसी भी कोर्स से हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो। तो जल्दी से देखते हैं क्या होता है IEDC 1974 स्कीम या प्रोग्राम। ठीक है, तो ये प्रोग्राम या स्कीम लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि बच्चों को इंटीग्रेट करना स्कूल में। ठीक है, जो भी फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड चिल्ड्रन थे उनको इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करना सोसाइटी में। कैसे? उनको शिक्षित करके। ठीक है, तो IEDC 1974 स्कीम थी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो कि थी डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए। ठीक है, 1982-83 में IEDC स्कीम को ट्रांसफर कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, और ये बहुत हद तक सही है कि डिसेबिलिटी और पुअर्टी का आपस में बहुत बड़ा रिलेशनशिप है। ठीक है, ये आपस में बहुत ज़्यादा संबंध रखते हैं। किस तरह से? सपोज अच्छी फैमिली है, पैसे हैं उनके पास या फाइनेंशियली स्टेबल हैं, तो वो जो भी उनकी फैमिली में डिसेबल बच्चा होगा या डिफरेंटली एबल बच्चा होगा उसका वो ध्यान रख सकते हैं, उसको अच्छे से शिक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब गरीब घर में कोई डिसेबल बच्चा होता है, उसमें कोई मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, तो उनके लिए उस बच्चे को पढ़ाना या उसके लिए इक्विपमेंट लाके देना, उसकी हेल्प करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और ये क्या कर देता है फिर? ये कर देता है साइमल्टेनियस डिप्रीवेशन, मतलब एक साथ दोनों चीज़ों का भाव होना। एक तो डिसेबिलिटी है और ऊपर से पुअर्टी है। ठीक है, तो इसी को अच्छा करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या चाहा कि बच्चों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे शिक्षित होंगे और उनमें इम्पॉर्टेंट स्किल्स इनकलकेट की जाएंगी, उनके अंदर बहुत ज़रूरी जो कौशल उनमें डाला जाएगा, तो वो अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकते हैं? ब्रेड और बटर का इंतजाम कर सकते हैं, मतलब पैसे कमा सकते हैं। और वो अपनी फैमिली पे फिर क्या हो जाएंगे? किसी भी तरह से बर्डन नहीं रहेंगे। ठीक है, किसी भी तरह से अपनी फैमिली पे वो बोझ नहीं रहेंगे और दूसरों के लिए भी क्या होगा? मोटिवेशन का काम करेंगे ऐसे बच्चे। ठीक है, तो गवर्नमेंट यही चाहती थी कि जो गरीब घर के बच्चे हैं और जो डिसेबल हैं उनके लिए अच्छी सी स्कीम चलाई जाए ताकि उनको शिक्षित करने में कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना। तो स्कीम के जरिए बहुत सारे एफर्ट्स स्टार्ट करने थे, बहुत सारी पॉलिसी स्टार्ट करनी थी ताकि जो भी बच्चे थे मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल उनके लिए शिक्षा प्रोवाइड की जा सके और वो फाइनेंशियली स्टेबल हो सके। ठीक है, बेसिकली स्कीम में क्या था? फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना था। जो भी ऐसे बच्चे हैं उनकी किताबों के लिए, उनकी स्टेशनरी के लिए, उनकी स्कूल यूनिफॉर्म्स के लिए, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उनके स्पेशल इक्विपमेंट के लिए। सपोज कोई ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप बच्चा है तो उसके लिए ट्राई साइकिल या साइकिल का इंतजाम करना। तो ये सभी चीज़ें क्या थी? गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम के अंतर्गत स्टार्ट की जानी थी। ठीक है, और 50% फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करनी थी स्टेट गवर्नमेंट को ताकि अच्छे से स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा सके रेगुलर स्कूल्स में। ठीक है, ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि बच्चों को अलग से सेग्रीगेशन में ना पढ़ाया जाए, अलग से नहीं पढ़ाया जाए। जो भी रेगुलर स्कूल्स है ना, उन्हीं में बच्चों को पढ़ाया जाए। कब तक? जब तक किसी बच्चे में बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटी ना हो। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटी है देन उसके लिए एक स्पेशल स्कूल होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटी नहीं है तो रेगुलर स्कूल में ही उन्हें शिक्षा प्रोवाइड की जानी चाहिए विद फाइनेंशियल एड, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाने थे। ठीक है, अब हुआ क्या? ये स्कीम तो चालू हो गई, लेकिन उस टाइम क्या था? 1974 की बात है, तो फंड्स इतने नहीं थे, एक्सपीरियंस और ट्रेन टीचर नहीं थे, कहीं ना कहीं प्लानिंग में भी कमी रह गई, इक्विपमेंट और एजुकेशनल मटेरियल्स में भी कमी रह गई, और ये ओवरऑल स्कीम क्या हुई? उतने अच्छे तरीके से नहीं चल पाई। ठीक है, देन क्या हुआ? IEDC को 1992 में रिवाइज किया गया फिर से। उसमें फिर और ज़्यादा NGO को मौका मिला, मतलब जो भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनको काम करने का मौका मिला, और सभी स्टेट्स को, सभी यूनियन टेरिटरीज को स्कीम में
लाया गया, ठीक है, ताकि इस स्कीम को और ज़्यादा अच्छे तरीके से अप्लाई किया जा सके। तो अभी हम बस 1974 के बारे में पढ़ेंगे, जो 1992 में मॉडिफिकेशंस हुई थी उस स्कीम में, उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हम पढ़ेंगे 1974 के बारे में। चलो, अब इस स्कीम में था कि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए जाने थे। तो उसमें 3 तरह के प्रोग्राम थे। जो भी रेगुलर टीचर थे उनके लिए था कि 5 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम स्टार्ट करना, जो भी रेगुलर स्कूल्स में टीचर थे। दूसरा प्रोग्राम था कि 6 हफ्तों का इंटेंसिव ट्रेनिंग कोर्स था 10% टीचर्स के लिए जो भी रेगुलर स्कूल्स में थे, ताकि वो डिफरेंटली एबल बच्चों को उनकी नीड को अच्छे से समझ सकें और स्कूल को अच्छे से चला सकें। देन थर्ड स्कीम थी 1 साल का मल्टी कैटेगरी ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि प्रोवाइड किया जाना था 8 से 10 टीचर्स को रेगुलर स्कूल में, ठीक है। मतलब जो भी ऑलरेडी टीचर थे उन रेगुलर स्कूल से 8-10 टीचर को हर साल 1 ईयर का मल्टी कैटेगरी प्रोग्राम सिखाया जाना था, ठीक है। अब ये सभी कोर्सेज इसलिए रिकमेंड करे गए ताकि जो टीचर्स हैं वो और अच्छे हो सके, उनका पोटेंशियल बढ़े और वो बच्चों को या इंक्लूसिव क्लासरूम को बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से उसको चला सकें, ठीक है। बहुत ज़्यादा सक्षम हो जाएं ऐसे क्लास को, ऐसे स्कूल को रन करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जब अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, स्पेशल बच्चे होते हैं, तो उनकी नीड्स भी अलग अलग होती हैं और उसके लिए टीचर्स को ट्रेनिंग देना, उनको ट्रेन करना, उनको एक्सपीरियंस देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि स्कूल्स और क्लासरूम अच्छे से रन कर सकें, ठीक है। चलो, देन आता है एक्सपेंसेस एंड अलाउंस। तो क्या क्या है एक्सपेंसेस दिए जाने थे, कितनी फाइनेंशियल एड दी जानी थी, ठीक है। चलो, बुक्स एंड स्टेशनरी के लिए 400 रुपये दिए जाने थे पर एनम। यूनिफॉर्म के लिए 200 रुपये दिए जाने थे पर एनम, मतलब 1 साल के अंदर। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए 50 रुपये पर मंथ दिए जाने थे। और अगर जो भी डिसेबल बच्चा है वो स्कूल हॉस्टल में ही रह रहा है, देन उसको कोई भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं दिया जाना था, ठीक है। जो भी विजुअली हैंडीकैप चिल्ड्रन थे उनके लिए रीडर अलाउंस दिया जाना था 50 रुपये पर मंथ, 50 रुपीज पर मंथ। लेकिन क्या था, बच्चा जो ब्लाइंड चिल्ड्रन है वो 5th क्लास से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। देन है एस्कॉर्ट अलाउंस। एस्कॉर्ट अलाउंस था 75 रुपीज पर मंथ। किसके लिए था, जो भी सेवरली हैंडीकैप थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा हैंडीकैप थे जिनमें लोअर एक्सट्रीमिटी, मतलब जिनके लोअर लिम्स अच्छे से काम नहीं करते थे और उनको ज़रूरत पड़ती थी किसी दूसरे इंसान की ताकि वो उनको स्कूल तक ले जाए, तो उसके लिए क्या था, 75 रुपीज पर मंथ दिए जाने थे। हालांकि ये 1974 के हिसाब से काफ़ी अमाउंट था, ठीक है। लास्ट में है कि इक्विपमेंट कॉस्ट दी जानी थी 2000 रुपये तक की, मैक्सिमम था ये 2000 रुपये, और वो दी जानी थी 5 साल में एक बार, ठीक है। सपोज कोई ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप बच्चा है, उसको कोई ट्राईसाइकिल चाहिए, कोई इक्विपमेंट चाहिए, तो मैक्सिमम 2000 रुपये तक की सहायता दी जानी थी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। चलो, देन और एक्सपेंसेस एंड अलाउंस क्या थे, जो भी सेवरली ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप बच्चे थे उनके लिए एक अटेंडेंट होना चाहिए हर एक 10 बच्चों के लिए, ठीक है। और उसको किस तरह से सैलरी दी जानी थी, उसको दी जानी थी क्लास 4 एम्प्लॉयज के बेस पे, ठीक है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्लीकेबल था। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई डिसेबल बच्चा उसी हॉस्टल में रह रहा है जिस स्कूल में वो पढ़ता है, तो उसके लिए बोर्डिंग एंड लॉजिंग चार्ज दिया जाना था 200 रुपये पर मंथ, ठीक है। और उसके लिए पेरेंट्स की इनकम कितनी होनी थी, वो होनी थी 5000 रुपये पर मंथ। मतलब अगर पेरेंट्स की इनकम 5000 रुपये से ज़्यादा है तो उनको ये 200 रुपये नहीं मिलते फिर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बहुत ईजी सा यार। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी डिसेबल स्टूडेंट थे वो हॉस्टल में नहीं लिए जाने थे। कब तक, जब तक वहाँ पे रिक्वायर्ड एजुकेशनल फैसिलिटीज ना हो। मतलब अगर किसी हॉस्टल में जो भी जरूरी शिक्षा के लिए सामग्री है, सुविधाएं वो नहीं है, तो वहाँ पे किसी भी डिसेबल स्टूडेंट को नहीं रखा जाएगा, ठीक है। मतलब सभी कुछ होना चाहिए तभी बच्चों को वहाँ पे रखा जाना था। देन है 50 रुपये पर मंथ दिए जाने थे किसी भी असिस्टेंट को, किसी भी आया को, अगर वो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप बच्चों की मदद करते, ठीक है। और इसके लिए क्या था, जो भी हॉस्टल में एम्प्लॉय थे ना, वो भी अपना एक्स्ट्रा काम कर सकते थे, वो एक असिस्टेंट की तरह या आया की तरह काम कर सकते थे। उन्हें 50 रुपये पर मंथ दिए जाने थे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये।
अगर नहीं आया होगा तो आप फिर से वीडियो देख लेना। चलो देन है मॉडिफिकेशंस इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये रिकमेंडेशन थी कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी आर्किटेक्चर है, उसमें मॉडिफिकेशंस की जाए ताकि कोई भी बैरियर ना रह पाए किसी भी ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन के लिए एक्सेस करना, मतलब वो किसी भी प्रीमाइसिस में, किसी भी बिल्डिंग में आसानी से जा सके, मतलब स्कूल, हॉस्टल, कॉलेज में आसानी से वो जा सके। और ये चीज़ तो देखो यार, आज भी अप्लाई नहीं हो पाई है हर एक स्कूल में, ठीक है। अगर स्कूल इस तरह का कोई इनिशिएटिव करते थे, मतलब वो रैम्प बनवाते थे या कोई ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करते थे, देन उनको प्रॉपर ग्रांट दी जाती गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि प्रॉपर रिलैक्सेशन दिया जाना था जॉब्स में, एग्जामिनेशन में, किसी भी स्कीम में, चाहे वो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या कोई भी यूनियन टेरिटरी हो, सभी के द्वारा ये रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाना था, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और करी, जो बेसिक जो मिनिमम एज होती है 6 साल एडमिशन के किसी भी स्कूल में, उसको बढ़ा के 8 से 9 साल कर दिया गया है, ठीक है। मतलब अगर बच्चा 8 से 9 साल का है तब भी उसे एडमिशन दे दिया जाए। तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। इस टॉपिक में इतना ही था, पर आपको अगर और ज़्यादा पढ़ना है तो ये रेफरेंसेस हैं, मैं ये रेफरेंसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके और ज़्यादा सप्लीमेंट्री रीडिंग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में IEDC 1974 का इनफ मटेरियल है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो। बहुत ईजी है, सभी पॉइंट एक एक करके अच्छे से याद रखना और सभी अच्छे से लिख देना, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा देना बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।